लेकिन कल जो आप बात करने की स्लोगन दिया गया वो स्लोगन नहीं है, वो एक पूरा कार्यक्रम है। पार्टी ने 100 दिन का कार्यक्रम तय किया है कि झारखंड में जयराम। तो आप उसको देखिए, पीडीएफ फाइल सोशल मीडिया पर वायरल है। आप उसमें पढ़ करके देखेंगे कि पार्टी के जो 30 लाख कार्यकर्ता है पूरे झारखंड के अंदर, उनको ये दायित्व सौंपा गया है कि प्रत्येक बूथ के लिए, राज्य के अंदर जो 19,000 से अधिक बूथ है उनमें पार्टी ने ये दायित्व सौंपा है कि 100 परिवारों को प्रत्येक बूथ से जोड़ना है। तो ये बहुत ही जिम्मेवारी जेवीकेएस जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं को पार्टी की तरफ से सौंपा गया है और वो 100 दिन का बड़ा कार्यक्रम है। लगभग 3 महीने 10 दिन का वो कार्यक्रम है। पार्टी ने उसको कल लॉन्च किया है। स्वयं टाइगर जयराम महतो जी ने उस कार्यक्रम को रांची में बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको लॉन्च किया है। तो पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं को एजेंडा सौंपा जा चुका है। जो पार्टी का डिसेंट्रलाइजेशन का जो काम चल रहा है, केंद्र से लेकर के जिले तक और जिले के बाद आप देख रहे हैं कि प्रखंड और पंचायत तक जाने की तैयारी है और इसको लेकर के पार्टी बहुत संजीदा है। और उसी कार्यक्रम के तहत डिसेंट्रलाइजेशन और बूथों को मजबूत करने का जो कार्यक्रम है वो कार्यकर्ताओं को केंद्र के अध्यक्ष ने सौंपा है। सर ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन पूछने में देरी हो रहा है। बोल रहे हैं कि मतलब जो लोकसभा चुनाव है सर, हारने का जिम्मेवार कौन है? नहीं, इसको देखिए, इसको आप दूसरे ढंग से ले लीजिए कि अगर लोकसभा के चुनाव में हार का जो बात हम लोग जो कर रहे हैं, जो समीक्षा बैठक हुई थी, तो समीक्षा बैठक में कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पर जो डिप्यूट किए गए थे उन लोगों ने जो फीडबैक दिया पार्टी को, उनका ये कहना था कि जो बूथ मैनेजमेंट हुआ पार्टी की तरफ से, वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। कि हम जो अगर गिरिडीह की बात करें तो लगभग 2100-2200 बूथ वहाँ पे, और वहाँ पे 1000 बूथ हमारे ऐसे थे जहाँ हमारे कार्यकर्ता नहीं पहुँच पाए थे। तो कहीं ना कहीं पार्टी बूथ मैनेजमेंट करने में वहाँ पे थोड़ी नाकाम रही है, जिसकी भरपाई हम लोग विधानसभा चुनाव में करेंगे। कोई भी बूथ ऐसा नहीं होगा जहाँ अपना चार कार्यकर्ता नहीं होगा। जो लोगों को टर्न आउट करवाएगा, वोटिंग जो है वो जो संबंधित उम्मीदवार हैं उस विधानसभा क्षेत्र के, उनके पक्ष में। तो ये हो गया। और दूसरा, हम लोग ये मान रहे हैं कि मोदी सरकार के टाइम में, अभी के समय में जिस ढंग से राष्ट्रीय एजेंडे पर चुनाव हुआ, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हुआ और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण का जिस ढंग से चुनाव हुआ है, तो एक तरफ अगर इंडिया का अगर बात करें तो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। उसकी प्रतिक्रिया जो हुई है कि जो अल्पसंख्यक भाई हमारे थे उन्होंने इंडिया अलायंस के फेवर में मतदान किया पूरे भारत के अंदर, और गिरिडीह भी उसी चपेट में आया है। हमारे जो भी लोकसभा के सीट है वो सब उसी चपेट में आए हैं। तो जो परिणाम आया है ये उत्साहवर्धन करने वाला है, लेकिन परिणाम बहुत बेहतर हो सकता था अगर ध्रुवीकरण नहीं होता। तो पार्टी ध्रुवीकरण के खतरे को ध्यान में रखते हुए विधानसभा की रणनीति बना रही है। और हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि जिस ढंग से लोकसभा में चुनाव हुआ है और उसी चीज़ को जो ध्रुवीकरण मेन है और बूथ मैनेजमेंट जो है, उस दो बातों पर फोकस करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग को उम्मीद है कि विधानसभा में अपेक्षित परिणाम आने जा रहा है। सर विधानसभा में चुनाव लड़िएगा, अपना तो कौन सा बेसिक मुद्दा रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात की जो हम लोग का कोर इशू है, जब हम लोग बात करते हैं कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित कीजिए या फिर जो लास्ट सर्वे सेटलमेंट की बात है, तो जहाँ तक हम लोग जब तक स्थानीय नीति को परिभाषित नहीं करेंगे, नियोजन नीति नहीं बनेगी। अभी जो राज्य के अंदर नियोजन चल रहा है, आप देख रहे हैं कि नीति विहीन है। जब तक आप स्थानीयता को परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं और आप नियोजन लिए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि नीति बनी नहीं है और नियोजन आप कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम सुधारेंगे, एक बात। और दूसरी बात कि 75% जो अवसर है, जो संसाधन है राज्य के अंदर, वहाँ हम लोगों की पार्टी का ये विचार है कि राज्य के लोगों का, राज्य के युवाओं का वो स्टेक होल्डर है, राज्य के युवाओं का वो हिस्सा है। तो जो नौकरी, जो अवसर दूसरे राज्य के पर प्रांतीय लोगों के पास जा रहा है, पहले हम लोग उस लीकेजेस को कम करेंगे कि जो लीकेज का फ़ायदा वो उठा रहे हैं वो हमारे झारखंडी भाई बहन जो है उनको वो अवसर मिले, झारखंड के परिवारों को रोजगार मिले, ये हम लोग सुनिश्चित करने जा रहे हैं। प्लस राज्य के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, निविदा नीति नहीं होने के कारण उनको समस्या हो रही है। पलायन एक बड़ी समस्या है राज्य के सामने कि 40% खनिज देने के बावजूद झारखंड का युवा आज रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जा रहा है, दूसरे शहरों में जा रहा है। तो इसको कैसे रोका जाए, पार्टी इस पर विचार कर रही है। निश्चित तौर पर हम लोग जब मैनिफेस्टो लेकर के आएंगे तो मैनिफेस्टो में सारी बातों का समाहित हम लोग करने जा रहे हैं। राज्य के जो युवा है, राज्य के जो बुजुर्ग है, राज्य के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उन सबको ध्यान में रख कर के पार्टी नीति बनाएगी। और साथ ही जिस ढंग से अवसर और संसाधन की लूट मची है उनको हम लोग निश्चित तौर पर रोकेंगे। और जब हम लोग पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात करते हैं तो राजनीतिक अतिक्रमण पर हम लोग चोट करते हैं कि जो पर प्रांतीय हैं वो विधानसभा का चुनाव लड़ पाए। हमारी पार्टी तो टिकट देने नहीं जा रही है, जो गैर खतियानी है उनको तो टिकट भी नहीं मिलेगा। दूसरे पार्टियों के ऊपर भी हम लोगों का ये दबाव होगा कि आप जो गैर झारखंडियों को कम से कम टिकट ना दें। तो उन सब बातों पे हम लोग फोकस करेंगे निश्चित तौर पर। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि इसी के अलावा अगर टाइगर जयराम महतो जी की सरकार बनती है राज्य के अंदर, जो तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं उसके मुताबिक राज्य पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हम लोग निश्चित तौर पर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप पे भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन उनके हाथ में होता है। कहीं ना कहीं ब्लॉक लेवल पर, अनुमंडल लेवल पर, जिला लेवल पर कोताही हो रही है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर
करके निश्चित तौर पर हम लोग उसको मजबूत करेंगे। सर अभी टाइगर जयराम तो अभी समर्थन दिए थे, अभी कुछ आंदोलन कर रहे थे, सहायक पुलिस आंदोलन कर रहे थे, उनका समर्थन दिए थे। वहाँ पर बोले कि मतलब 7 सालों से मतलब 10,000 सैलरी में काम कर रहे, तो क्या इन सब मुद्दा रहेगा चुनाव में? निश्चित तौर पे होगा। मैं फिर बात कर रहा हूँ कि जो नीति अपंगता रही है झारखंड की, निश्चित तौर पे हम लोग बात करेंगे। 2017 का इनका नियुक्ति है, रघुवर सरकार के टाइम में नियुक्ति हुई थी, 3 साल के लिए नियुक्ति हुई थी। उनको ये कहा गया था कि फिलहाल आप 3 साल के लिए नियुक्त किए जा रहे हैं 10,000 की मानदेय पे, और इसके बाद आपके भविष्य के बारे में और हम लोग बाद में विचार करेंगे। उसके बाद सरकार ने 2 बार इनको एक्सटेंशन भी दिया है, इनको सहायक पुलिस कर्मियों को, और अब जा करके उनका सेवा काल समाप्त हो रहा है, अब वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो अब चुनाव आ गया है, अभी तो हम लोग के हाथ में तो विधायी पावर नहीं है, लेकिन जो संबंधित राज्य सरकार है उनसे हम लोग आपके माध्यम से निश्चित तौर पे आग्रह करना चाहेंगे कि जो सहायक पुलिसकर्मी सिर्फ 10,000 के मानदेय पर काम कर रहे हैं, उनका मानदेय बढ़ाया जाए और कम से कम उनको फिलहाल सेवा विस्तार दिया जाए। और जब कभी भी टाइगर जयराम महतो जी की सरकार निकट हो इसमें बनेगी 2024 में, तो हम लोग उनके लिए भी पॉलिसी बनाएंगे। इतना हम आपके माध्यम से जरूर करना चाहेंगे। सर अगर झारखंड सरकार की नौकरियां की बात करें तो बहुत सारे नौकरियां संविदा पर रखा जाता है, आउटसोर्सिंग के थ्रू रखा जाता है। सर उसमें क्या होता है सर, उसमें सैलरी ज़्यादा नहीं होता, 10,000 से ज़्यादा कुछ सैलरी नहीं होता, और उन लोगों को 10 मतलब 4 साल 5 साल वैसे वही 10,000 में ही खटाया जाता है। सर तो क्या मतलब देखिए 10,000 में खटा रहा है कोई, मतलब एजुकेटेड पर्सन को खटा रहा है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से, मान लीजिए कोई ANM है, कोई और कुछ है, कोई डिप्लोमा होल्डर है, उसको 10-15 हज़ार में संविदा के लेवल में रखा है, उसको प्रत्येक साल रिन्यू कर रहा है, उसका ना सैलरी बढ़ रहा है ना और कुछ बढ़ रहा है। देखिए, ये जो संविदा पे रखने का जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट इसलिए लेकर के सरकार आई थी कि लोगों को भत्ता ना देना पड़े, एक मानदेय पर उनको रखा जाए और हर एक 2 साल या 3 साल पर उनको रिन्यू किया जाए। लेकिन इसमें खामी सबसे बड़ी यह है कि कंपनियों के द्वारा, आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा इनको रखा जा रहा है, तो एक कट मनी जाता है उन कंपनियों के पास। अगर 14,000 रुपया अगर दिया जा रहा है तो 3,000-2,500 रुपया वो कंपनियां काट रही हैं। तो सरकार को ये पॉलिसी बदलना चाहिए, एक सेमी गवर्नमेंट सिस्टम भी हो सकता है इसके लिए, जिससे कि ये जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उसको सिस्टम से बाहर किया जा सकता है और सीधे एक अर्ध सरकारी परियोजना के तहत ऐसे कर्मचारियों को सरकार समाहित कर सकती है। ये फिर मैं कह रहा हूँ कि ये नीति अपंगता की बातें हैं। नीति इसके लिए भी बननी चाहिए कि क्यों एक बेरोजगार अगर 14,000 की नौकरी अगर करता है तो कोई बीच का जो कंपनी है वो वहाँ से कट ले रहा है, उसको ESI का सुविधा मिला हुआ है लेकिन बाकी फैसिलिटी नहीं है, बच्चों के एजुकेशन नहीं है, उनका आवास नहीं है, उनका प्रॉपर PF नहीं है, तो इन सब चीज़ों पर कौन ध्यान देगा? तो फिर से ये नीति अपंगता की बात है। हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार को इसको लेकर के भी नीति बनानी चाहिए और बीच में जो मिडिल मैन की भूमिका निभा रहे हैं, जिन्होंने कंपनी खोला है और कंपनियों के जरिए आउटसोर्स कर रहे हैं मैन पावर, और जो वो कट मनी ले रहे हैं, ये प्रथा रोकनी चाहिए।